डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुभाष पहाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। इकोसिस्टम के अंदर हम लिमिटिंग फैक्टर की बात करते हैं कि लिमिटिंग फैक्टर्स या सीमाकारी कारक की जो संकल्पना है वो क्या होती है। लिमिटिंग फैक्टर्स एनवायरनमेंट के जो कंडीशन है उसमें जो कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई पॉपुलेशन इकोसिस्टम के अंदर है उसकी ग्रोथ को लिमिट करते हैं, उसकी ग्रोथ को जो है एक सीमाकारी कारक के रूप में जो है उसको प्रभावित करते हैं। यहाँ पर जो हम बात करेंगे कि लिबिंग्स लॉ ऑफ मिनिमम की, कि सबसे पहले एक जर्मन साइंटिस्ट थे जस्टिस फॉन लिबिंग। उन्होंने अपनी बुक के अंदर जो न्यूनतम नियम है या लिबिंग्स लॉ ऑफ मिनिमम है उसके बारे में बताया। उन्होंने कुछ फसलों के ऊपर जो है अपने एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने बताया कि जो भूमि के अंदर जो रासायनिक कारक है उनकी जो मात्रा होती है उसमें कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। यानी कि जो अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं उनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं और जो कम मात्रा में आवश्यक होते हैं उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। तो किसी भी जीव की वृद्धि या किसी फसल की वृद्धि उन पोषक पदार्थों के ऊपर निर्भर करती है या उन कारकों के ऊपर निर्भर करती है जो उसको आवश्यकता से कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं। यानी कि हम बात करें कि कोई जीव है जिसमें उसमें 3 पदार्थ हैं, जैसे ए बी सी, और उनकी जो मात्रा होती है वो उनको हम PQR से बताते हैं। तो जैसे ए की मात्रा जो है वो उसमें पी से कुछ कम मिले या जो PQR जो मात्रा है उस एनिमल के लिए, उनमें से अगर कोई भी मात्रा उसको कम मिलती है, चाहे 2 कारक की मात्रा उससे ज़्यादा मिल रही हो लेकिन एक कारक जो उसकी कम से कम मात्रा में आवश्यक होती है अगर वो उसको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है तो उस ऑर्गेनिज्म की वृद्धि जो है प्रभावित होगी और वो उसकी वृद्धि को प्रभावित करेगा। यानी कि वो फैक्टर एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह कार्य करेगा, सीमाकारी फैक्टर की तरह कार्य करेगा। दूसरी बात की जो लिमिटिंग फैक्टर है वो किसी भी जीव को फंडामेंटल निके ऑक्यूपाई करने के लिए रेस्ट्रिक्ट करता है। यानी कि मैं आपको फंडामेंटल निके के बारे में बता दूं कि फंडामेंटल जो निके होता है वो होता है जिसमें किसी भी पर्टिकुलर आवास पर पाए जाने वाले जंतुओं के बीच में किसी प्रकार का संघर्ष ना हो, किसी प्रकार की उसमें कमी ना हो, वो अपने आप में कंप्लीट निके है। ऐसा जो फंडामेंटल निके है उसका साइज बड़ा होता है, लेकिन ये एक संकल्पना मात्र है, ऐसा निके कहीं होता नहीं। दूसरी जो चीज़ है वो है रियलाइज निके। रियलाइज निके का मतलब होता है कि ऐसा इकोसिस्टम जिसके अंदर सभी प्रकार के जीव रहते हैं, वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, आपस में भी और एनवायरनमेंट के साथ भी, और उसमें जो है भोजन के लिए, प्रजनन के लिए, आवास के लिए इस प्रकार से संघर्ष होता रहता है, वो जो है रियलाइज निके कहलाता है। दूसरी बात, अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स और लॉ हैं, लिमिटिंग फैक्टर्स जो हैं या सिद्धांत और उनके नियम जो हैं, यहाँ पर 3 प्रमुख प्रकार के नियमों की हम बात करेंगे। एक तो लिबिंग्स लॉ ऑफ मिनिमम, दूसरा ब्लेकमैन का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, और तीसरा सेल्फर्ड का लॉ ऑफ टॉलरेंस या सहिष्णुता का नियम। ये 3 प्रमुख नियम हैं जो कि इकोसिस्टम के अंदर एक सीमाकारी कारक की तरह कार्य करते हैं। पहली बात हम करते हैं लिबिंग्स लॉ ऑफ मिनिमम की। जैसा कि सबसे पहले कार्ल स्प्रेंगल ने इसको प्रतिपादित किया था, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ जस्टिस वॉन लिबिंग के समय में। जस्टिस वॉन लिबिंग ने बताया कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो एक लिमिटेड होती है या रेगुलेट होती है उस फैक्टर के द्वारा जो सबसे कम मात्रा में अवेलेबल है। जो सबसे कम मात्रा में अवेलेबल है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या उसकी पॉपुलेशन को जो है सीमा रेस्ट्रिक्ट करेगा या सीमाकारी फैक्टर की तरह कार्य करेगा। यदि हम ये माने कि जैसे
कोई क्रॉप है और फसल है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट उसको उपलब्ध हैं, तो लेकिन कोई जो माइनर जो है अगर उसके अंदर जैसे बोरोन तत्व है, बोरोन अगर उसके कम मात्रा में उपलब्ध है जो कि उसको चाहिए होता है, तो बहुत सारे तत्व उसको अधिक मात्रा में मिलने पर भी बोरोन अगर उसको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है तो उसकी वृद्धि प्रभावित हो जाएगी। यहाँ पे जो बोरोन जो है वो एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह कार्य करेगा और उसकी वृद्धि को प्रभावित करेगा। इसी प्रकार से अगर दूसरे जो फैक्टर की बात करें इसमें, तो जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर भी हम देख सकते हैं कि जो विटामिन है, प्रोटीन है या मिनरल्स है, अगर वो पर्याप्त मात्रा में नहीं तो उसकी जो है बॉडी में कमी हो जाएगी और जो बॉडी की ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो ये ब्लैकमैन का जो नियम है वो यही कहता है कि कोई भी जीव की वृद्धि जो होती है उस पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड करेगी जो सबसे कम मात्रा में उपलब्ध हो या आवश्यकता से कम उपलब्ध हो, वो उसकी वृद्धि को प्रभावित करेगा। जैसे और दूसरे जो एग्जांपल है मैं आपको बता दूं कि जैसे कि अगर प्रोटीन जो एमिनो एसिड है, बॉडी के अंदर कोई भी एमिनो एसिड की कमी हो जाती है तो एमिनो एसिड क्या करेगा, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं कर पाएगा और प्रोटीन से आगे यानी कि एंजाइम भी प्रोटीन के बने होते हैं, हार्मोन्स प्रोटीन के बने होते हैं, तो उसका संश्लेषण अगर नहीं होगा तो बॉडी के अंदर उस पर्टिकुलर तत्व की कमी हो जाएगी और वो उसकी ग्रोथ को प्रभावित करेगा। यहाँ पे ब्लैकमैन का जो दूसरा नियम है, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, 1905 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं, फिजियोलॉजिस्ट, प्लांट फिजियोलॉजिस्ट, उन्होंने ये नियम प्रतिपादित किया। और जो ब्लैकमैन ने नियम प्रतिपादित किया उसमें लिविंग के नियम में थोड़ा संशोधन करके उन्होंने बताया कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जैसे कि तापमान, आर्द्रता या गैस या प्रकाश, उनको भी इसके अंदर शामिल किया गया। जबकि जो लिविंग्स ने कहा था कि कोई भी भूमि के अंदर या जो फैक्टर्स हैं उनके द्वारा वो लिमिटिंग फैक्टर का कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ ब्लैकमैन ने कहा कि उनके अलावा भी जो वातावरण के अंदर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, सोलर रेज हैं, क्लोरोफिल या क्लोरोफिल का तापमान है, ये भी जो है एक सीमाकारी कारक की तरह काम में आते हैं। तो यहाँ पर ब्लैकमैन ने कहा कि जो भी कारक जो उसके क्रिटिकल पॉइंट से न्यूनतम मात्रा में आवश्यक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण का हम एग्जाम्पल लेते हैं तो प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो न्यूनतम मात्रा में चाहिए होता है वो उसकी मात्रा अगर कम है, उससे कम है, तो वो सीमाकारी कारक की तरह कार्य करेगा, भले ही उसमें दूसरे जो कारक हैं वो अधिक मात्रा में हों। जैसे हम अगर फोटोसिंथेसिस का एग्जाम्पल लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी यानी कि सनलाइट आवश्यक है, तब जाके फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट होती है। अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को हम कम कर दें और बाकी H2O और सनलाइट को ज़्यादा कर दें, तब भी जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कंप्लीट नहीं होगी। तो यहाँ पे जो CO2 की मात्रा है वो एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह कार्य करती है। ये आपको एग्जांपल है कि जो प्रकाश की तीव्रता और कंसंट्रेशन ऑफ CO2 दोनों जो है इसमें जो एक लिमिटिंग फैक्टर का जो कार्य है, जैसे एक तरफ आपको रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखाया गया है और एक तरफ लाइट की इंटेंसिटी दिखाई हुई है, तो जो हाई लाइट इंटेंसिटी के ऊपर और जो CO2 कंसंट्रेशन है वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज़्यादा होती है और जो लो लाइट और लो कंसंट्रेशन CO2 की होगी वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होगी। दूसरा नियम जो इसके अंदर है थर्ड प्रकार का, सेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस। सेल्फोर्ड्स को या इसको हम सहिष्णुता का नियम भी कहेंगे या इसको सहनशीलता का नियम भी हम कह सकते हैं। जो 1913 के अंदर एक जूलॉजिस्ट हैं अर्नेस्ट सेल्फोर्ड, उन्होंने ये बताया कि
कोई किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो सक्सेस है, सफलता है, वो कॉम्प्लेक्स सेट के ऊपर डिपेंड करती है। एनवायरनमेंट का जो कॉम्प्लेक्स सेट है, संयुक्त रूप से, यानी कि दो या दो से अधिक मात्रा में जो कारक हैं, उनकी रिएक्शन से जो है वो उसकी वृद्धि प्रभावित होगी। जैसे कि कोई कारक जो है अगर सहनशील शक्ति से अधिक मात्रा में उपलब्ध हो तो वो भी उसकी लिमिटिंग फैक्टर की तरह कार्य करेगा। अगर हम बात करते हैं मनुष्य के अंदर, तो बहुत सारे पोषक तत्व उसको उपलब्ध होते हैं मनुष्य के अंदर, लेकिन यदि आर्सेनिक जो तत्व है वो अगर ज़्यादा मात्रा में होता है तो वो उसकी बॉडी के ऊपर विषैला प्रभाव डालता है। इसी प्रकार से अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कम मात्रा है तो वो भी एक या अधिक मात्रा है तो भी वो एक सीमाकारी कारक की तरह कार्य करेगी। तो जो ऑर्गेनिज्म है उसमें जो टॉलरेंस लेवल है वो भी मिनिमम, मैक्सिमम और ऑप्टिमम ये उस लेवल पर कार्य करता है। और यहाँ पे डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनिज्म किस प्रकार का है। अगर वो लार्वा और एडल्ट दोनों में भी जो है उसकी टॉलरेंस जो कैपेसिटी है वो अलग अलग होगी। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें हम किसी भी जीव को जो सहनशीलता के परास के अंदर हम रखते हैं टॉलरेंस के अंदर, तो उसमें रेंज ऑफ टॉलरेंस के अंदर कोई भी रेंज अगर किसी जंतु के अंदर अगर बहुत ज़्यादा उसके अंदर है तो वो ज़्यादा जीवित रह पाते हैं। जैसे कि हम मेंढक की बात करते हैं कि उसके अंडों की जो जीवित रहने के टेम्परेचर की जो परास है 5 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में वो रह सकते हैं। तो इसकी अधिकतम सहन क्षमता जो है होती है वो 24 डिग्री होती है और न्यूनतम जो होती है वो 5 डिग्री होती है। यानी कि अगर 24 से ऊपर अगर उसको टेम्परेचर दिया जाएगा तो वो उसकी जोन ऑफ जो इनटॉलरेंस है उससे वो बाहर हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम जो रेंज को दर्शाते हैं उसको हम दो शब्दों से दर्शाते हैं, एक तो यूरी और दूसरा होता है वो स्टिनो। तो अगर जंतुओं के दीर्घ परास है यानी कि उसकी रेंज हाई है तब हम उसको कहेंगे यूरीटॉपिक, या अगर वो सैलाइन वाटर में ज़्यादा रह सकता है तो यूरी हेलाइन कह सकते हैं हम, और अगर कम में रहता है तो स्टिनो हेलाइन हम कहेंगे। तो ये किसी भी फैक्टर के अनुसार ये हो सकता है। तो आप यहाँ डायग्राम में अगर देख रहे हैं तो कि जो ऑप्टिमम रेंज है वहाँ पे किसी भी जीव की हाई पॉपुलेशन डेंसिटी उपलब्ध होगी, क्योंकि वहाँ उसको ऑप्टिमम फैक्टर्स अवेलेबल हो रहे हैं, वहाँ उसको सारी चीज़ें ऑप्टिमम रेंज पर अवेलेबल हो रही है, तब तो हाई होगी। अगर लो लेवल पे उसको उपलब्ध हो रही है, यानी कि जो क्रिटिकल पॉइंट है उससे मिनिमम पे हो रही है, तो लो पॉपुलेशन वहाँ पर होगी। अगर क्रिटिकल पॉइंट से मैक्सिमम उपलब्ध हो रही है तो भी पॉपुलेशन का ग्राफ नीचे आ जाएगा। तो ये जो सहिष्णुता का नियम है ये यही बात जो है कहता है। टाइप्स ऑफ लिमिटिंग फैक्टर की बात करते हैं हम कि दो प्रकार के लिमिटिंग फैक्टर, डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर और दूसरा जो है डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर। जो डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर होता है वो किसी पॉपुलेशन को प्रभावित कर सकता है या उसकी साइज़ को जो है कि पॉपुलेशन की साइज़ को प्रभावित कर सकता है। जैसे कि कोई भी प्रीडेशन है, परजीविता या कोई बीमारी जो होती है वो डिपेंड करती है कि वहाँ पे रिसोर्स किस प्रकार का अवेलेबल है। तो वो उसके यहाँ पे जो डेंसिटी है वो एक डिपेंडेंट फैक्टर की तरह कार्य करेगी, क्योंकि ज़्यादा डेंसिटी अगर घनत्व ज़्यादा होगा तो वो बीमारी या कोई प्रीडेशन जो है उसमें ज़्यादा फैलेगा। जैसे हम कोरोना की बात करें कि इस समय जो कोरोना की बीमारी चल रही है तो जहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव हुआ है, जहाँ पर पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो यहाँ पर सीमाकारी फैक्टर का कार्य करेगी, यानी कि वो डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर हो गया। उसके फैलने की जो दर हो गई वो डेंसिटी डिपेंडेंट हो गई। दूसरा डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर, यहाँ पे जो डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर है यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर वो डिपेंड करेगा कि इंडिपेंडेंट फैक्टर जो होते हैं डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, वोल्केनो आ गया या कोई इरप्शन हो गया, तो ये सडन क्लाइमेटिक जो चेंजेस है या अकाल पड़ गया या बाढ़ आ गई,
तो उस प्रकार के जो या कोई एनवायरनमेंट के अंदर कोई पोल्यूटेंट फैल गया, तो ये जो फैक्टर है वो डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर होते हैं, और ये जो वहाँ का पर्टिकुलर एरिया है उसके मेंबर्स को जो है मार देते हैं या उनको नुकसान पहुँचाने का कार्य करते हैं। फिजिकल और बायोलॉजिकल लिमिटिंग फैक्टर की हम बात करते हैं, तो लिमिटिंग फैक्टर को हम दो भागों में विभक्त करते हैं। एक तो एबायोटिक फैक्टर जिसके अंदर टेम्परेचर है, वाटर है, ऑक्सीजन है, सैलिनिटी है, लाइट है, फूड है और न्यूट्रिएंट है। ये सब जो है एबायोटिक फैक्टर कहलाते हैं, जो कि किसी भी प्रकार से इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं या जो पॉपुलेशन होती है उसको प्रभावित करते हैं। दूसरे जो बायोटिक फैक्टर हैं वो भी बायोटिक फैक्टर में जैसे प्रीडेशन है, कंपटीशन है, पैरासिटिज्म है और हर्बीवोरी, यानी कि ये आपस में जो एनिमल्स होते हैं या कोई ऑर्गेनिज्म होता है वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं। प्रीडेशन यानी कि भोजन के लिए उनमें जो परजीविता और कंपटीशन संघर्ष होता है, या परजीविता अगर वहाँ ज़्यादा है तो भी जो है उस पॉपुलेशन को प्रभावित करेगी। उनमें आपस में अंतःजीवी और अंतरजीवी और अंतर्जातिक जो है संघर्ष उसके अंदर होगा और उस पॉपुलेशन को वो प्रभावित करेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ लिमिटिंग फैक्टर की हम बात करते हैं, तो जो लिमिटिंग फैक्टर है उसमें हम एग्जाम्पल जैसे प्लांट का ही ले लेते हैं। प्लांट के अंदर नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर है। ये सभी प्लांट को जो है बैलेंस रेशो में जो है मिलते हैं, लेकिन अगर कोई भी न्यूट्रिएंट उसको सफिशिएंट अमाउंट से कम मात्रा पर उपलब्ध हो रहा है तो वो उसकी ग्रोथ को प्रभावित करता है। ये एग्जाम्पल आपको पहले भी जो है दिया जा चुका है। बायोटिक फैक्टर की बात जैसा अभी आपको बताया कि जो प्रीडेशन, हर्बीवोरस, पैरासिटिज्म और जो इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक जो कंपटीशन है वो भी लिमिटिंग फैक्टर की तरह कार्य करता है। जैसे पैरासिटिज्म का एक एग्जांपल दिया गया है कि एक इकोसिस्टम के अंदर जो कोर्डिसेप्स फंगस है वो एक प्रोमिनेंट पैरासाइट के रूप में है, क्योंकि वहाँ पर उसको जो होस्ट हैं उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा, और उस होस्ट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा मिलने के कारण वहाँ पर जो दूसरी जो अदर स्पीशीज़ है उनकी संख्या जो है कम हो गई है। यहाँ पे जो लिमिटिंग फैक्टर है वो लिमिटिंग फैक्टर है पैरासाइट है। जो कोर्डिसेप्स फंगस को जो होस्ट मिलते हैं वो इसको जो है यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर का कार्य करता है। तो जो पॉपुलेशन है वो भी इन फैक्टर्स के ऊपर, इन लिमिटिंग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है कि किस प्रकार जो है कोई भी जंतु की अगर वहाँ पर संख्या कम हो रही है, जैसे किसी भी कोई वूल पॉपुलेशन अगर वहाँ पे बढ़ रही है तो डियर की संख्या वहाँ पर कम होगी और जो दूसरे प्रकार के जो जंतु है वो उसमें जो है बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम कैरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं कि जो कैरिंग कैपेसिटी इकोसिस्टम के अंदर है वो हम के से उसको बताते हैं, और ये बताते हैं किसी इकोसिस्टम के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो वहाँ पर उपलब्ध है और उसमें किसी भी प्रकार का डिग्रेडेशन उस एनवायरनमेंट के अंदर नहीं है, तो वो पॉपुलेशन उसकी संख्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी, उसको हम कैरिंग कैपेसिटी से डिनोट करेंगे। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर अगर कोई प्रीडेटर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, और अगर पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, तब उसमें वो कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच पाता है, यानी कि उसकी संख्या और उसका पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो बहुत अधिक जो है उसके अंदर हो जाता है। अगर लिमिटिंग फैक्टर की बात करें कि अगर उनमें बहुत ज़्यादा जब वो संख्या हो जाती है उसमें तो नंबर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तब उनके अंदर इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन जो है ज़्यादा होता है, जो कि उसकी ग्रोथ को रेगुलेट करने का कार्य करता है। तो जो इंडिविजुअल्स हैं वो मरने लगते हैं और आपस में प्रजनन नहीं कर पाते हैं,
तब वो क्या करते हैं कि जो वहाँ से वो उस स्थान को छोड़कर उसमें से कुछ सदस्य बाहर जाते हैं और उसमें फिर एक स्पीशिएशन का उद्भव होता। तो ये हमने जो है आज जो डिस्कस किया है उसके अंदर तो ये प्रमुख रूप से हमने इसकी जो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, प्रमुख रूप से 3 प्रकार के जो है लिमिटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं। एक तो लिविंग्स लॉ ऑफ मिनिमम, दूसरा जो है ब्लैकमैन्स लॉ और तीसरा सेल्फोर्ड्स लॉ। ये तीनों जो है प्रमुख रूप से एनवायरनमेंटल इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं। थैंक यू।